संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारत और ग्रीस, दो नाम जिनके बीच संस्कृतियों की, सभ्यताओं की एक लंबी श्रृंखला है। ग्रीस या ग्रीक को पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है और भारत पूर्वी सभ्यताओं का केंद्र है। इस नजर से देखें तो दोनों सभ्यताएं लगभग अलग अलग राहों से होकर गुजरी हैं। यह खाम ख्याली है कि इसमें पश्चिम के शोधकों और विचारकों का एक खास किस्म का सोच है जो कि पश्चिम की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। यह सोच बहुत से प्राच्यविदों के सोच से मेल खाता है जो कि पश्चिम की हर एक बात को दूसरों से अलग बांधते हैं। इसके उलट इस सोच से एक अलग सोच भी है जो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ नहीं मानता। इसके अवयवों में पूरब और पश्चिम का एक ऐसा मिश्रण है जो किसी भी श्रेष्ठता को नहीं मानता। ये लेन देन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में आकर समृद्ध हुई। इससे इसके प्रभाव को देखने के लिए दोनों की श्रेष्ठता का ख्याल त्यागना होगा। ये लेन देन प्राचीन काल में दोनों सभ्यताओं के बीच एक सेतु बनाता है। प्राचीन काल में भारत और ग्रीस की सभ्यताओं में एक व्यापार और एक विनिमय का सेतु बनता था। सेतु दोनों सभ्यताओं में आसानी से आवाजाही की स्वतंत्रता देता था। प्राचीन काल में भारत में पूर्व से पश्चिम तक एक महापथ होकर गुजरता था। इस महापथ के केंद्र में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण स्थान था जो पूर्व और पश्चिम के केंद्र में था। पश्चिम से आने वाले सभी प्रभावों से उज्जैनी में एक सांस्कृतिक चेतना जागी। उस समय के संस्कृत नाटकों में यवनों का प्रवेश भी हुआ। इस तरह से देखें तो ग्रीस और भारत एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके परे इस सांस्कृतिक लेन देन में भारत की समृद्धता की एक विश्वव्यापी तस्वीर बनाई। इसकी समृद्धि से प्रभावित सिकंदर ने 6वीं ईसवी सदी ईसा पूर्व से एक विश्व विजय का स्वप्न देखा। ये फारस को फतह करते हुए सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंच गया। वर्षा ऋतु और विभिन्न राज्यों के संवेद विद्रोह से सिकंदर का ये विश्व विजय का अभियान अधूरा रह गया, पर इसने एक ऐतिहासिक चेतना का निर्माण किया। दर्शन, शास्त्र, समुद्र के रास्ते व्यापार और कला के क्षेत्र में इस नई चेतना का विस्फोट हुआ। सिकंदर के विश्व विजय अभियान के असफल हो जाने के बाद से ग्रीस सभ्यता लगातार भारत विजय के प्रयास करती रही। उन्होंने बाद के प्रयासों में सिंधु और गंगा को पार कर दक्षिण के पठार से लेकर गुजरात के तटों तक पैठ बनाई। ग्रीक व्यापारी मलाबार तट के कोरोमंडल के क्षेत्र में पहुंचे। उनके योद्धाओं ने तमिल राजाओं के यहां नौकरी की। इस तरह ग्रीक और भारत के प्राचीन सभ्यताओं के संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। हालांकि ये पश्चिमी नजरिए से विदेशी थे, लेकिन उन्होंने भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर उसे आत्मसात कर लिया। उनके बाद की पीढ़ी में भारतीय सभ्यता का प्रचुर प्रभाव देखा जा सकता है। गांधार कलारूपों और बुद्ध विचारों में ग्रीक प्रभाव देखा जा सकता है। खासकर महायान धर्म की परंपरा में मूर्ति कला में ये एक प्रभाव स्पष्ट है। परवर्ती ग्रीक शासकों पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखता है। ये शासक बैक्टीरिया या बल्ख के इलाके में शासन करते थे। ये राज्य अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान जैसे इलाकों में फैले हुए थे।
बैक्टीरिया या बल्ख के यवन शासकों के भारतीय सभ्यताओं के संपर्क में आने से ग्रीस की सभ्यता में बहुत से बदलाव आए। इन संपर्कों से भारतीय सभ्यता ने बहुत सी चीजें सीखी, लेकिन इससे उनकी आत्म छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे इन संपर्कों से जहां एक ओर भारतीय सभ्यता समृद्ध हुई, वहीं दूसरी तरफ इस प्रक्रिया ने भारत की आत्म छवि को मजबूत किया। यही आत्म छवि बरसों से भारतीय सभ्यता की नींव बनी हुई है। इसका एक प्रमाण हेलिओडोरस के स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। यह स्थान बेस नगर के नाम से जाना जाता है। इसे विदिशा नाम से भी पुकारा गया। यह स्थान दो तरफ से वेत्रवती और बेस नदियों से घिरा है और इसे शेष दो तरफ प्राचीर बनाकर एक किले का रूप दे दिया गया था। यहां पाए जाने वाले भग्नावशेषों से 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं सदी तक ही कथा मिलती है। इस तरह से पुरातात्विक और प्राचीन साहित्यिक प्रमाणों से यवनों का संबंध स्पष्ट होता है। इस स्तंभ के ऊपर एक अभिलेख ब्राह्मी में मिलता है। यह अभिलेख स्तंभ का इतिहास बताता है। नवैशुंग शासक महाराज भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के यवन राजा अंतलिखित की ओर से हेलिओडोरस राजपूत नियुक्त हुआ। उसी ने भक्ति भाव से विष्णु मंदिर बनवाया और एक स्तंभ का निर्माण कराया था। यह स्तंभ खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता था। यह स्तंभ अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में खोजा था। जब 19वीं सदी में इस स्तंभ की खोज हुई, इस पर जमाने भर की गर्द जमी थी और सिंदूर की एक परत भी, जो लोगों की श्रद्धा दिखाता था। यह स्तंभ खुदाई में पाया गया। एक ही पत्थर से काटकर एक इसे बनाया गया था। इस पर एक ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह स्तंभ 2री सदी ईस्वी पूर्व में हेलिओडोरस नामक एक राजदूत नियुक्त हुआ। इस राजदूत ने वैदिक धर्म की व्यापकता को देखते हुए भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। उसने भक्ति भाव से विष्णु मंदिर और उसके सामने इस स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। वर्तमान में इस मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते, पर पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण स्पष्ट हैं। प्राचीन विदिशा के पुरातात्विक महत्व को दर्शाता यह स्तंभ सदियों से इंडो ग्रीस सभ्यता की पहचान है। यह स्तंभ प्रमाण है कि मालवा क्षेत्र में लौह युग का पदार्पण हो चुका था। इस तरह के सैकड़ों अवशेष जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से प्रायः भुला दिए गए थे, उनका अस्तित्व भारतीय परंपरा के वैभव के प्रमाणों के रूप में अभी भी दिखता है। हेलिओडोरस के स्तंभ की खोज से यह पता चलता है कि तक्षशिला में रहते हुए हेलिओडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। A.L. बाशम और थॉमस हॉकिंस जैसे विद्वानों का मानना है कि हेलिओडोरस प्राचीन ग्रीस का पहला व्यक्ति नहीं था जिसने वैष्णव धर्म को अपनाया, लेकिन वो भागवत धर्म के स्रोतों से भलीभांति परिचित था। उसने इस परंपरा के अंतर्गत ही विष्णु स्तंभ का निर्माण कराया था। 1909 और 1910 के बीच में इस स्तंभ का दूसरा सर्वे H.H. लेक के नेतृत्व में कराया जाता है। वर्ष 1913 से वर्ष 1915 के बीच में तीसरे सर्वे में बहुत से अवशेष पाए और ये निष्कर्ष निकला कि बेस नगर एक वृहत और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। आधुनिक समय में 1963 और 1965 के बीच में चौथा सर्वे हुआ और इसमें एक मंदिर के गर्भगृह के अवशेष पाए गए। इसने साबित किया कि हेलिओडोरस का स्तंभ एक वृहत मंदिर का हिस्सा था।
हेलियोडोरस के स्तंभ की खोज के समय एक प्लेट पाई गई थी, जिसे पहले स्तंभ के शीर्ष में लगाकर देखा गया था, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं थी। बाद में इस पंखे के आकार में पाए जाने वाले इस खोज को स्तंभ से अलग एक स्वतंत्र अवशेष के रूप में पाया गया। इसे पढ़ने का एक प्रयास इस प्रकार है कि इस अवशेष में पाए जाने वाले वृत्त से हिरण्यगर्भा सृष्टि को दर्शाया गया है, जिससे सभी चीजों का अस्तित्व संभव हुआ। इस स्तंभ में ब्रह्मलिपि में लिखे अभिलेख से विद्वानों ने इसकी आधुनिक व्याख्या की है। यह हिंग्स फील्ड को दर्शाता, जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अस्तित्व को बताया गया है। पंखे की शक्ल में मिलने वाले अवशेष से अणु की कोरियोग्राफी और उसके व्यवहार को दर्शाया गया है। इंडो ग्रीक सभ्यता की ऊंचाई हेलियोडोरस का स्तंभ दिखाता है। इसके पाए जाने से संस्कृतियों के बीच लेन देन का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है, जिसने भारत को समृद्ध किया और जिसे आज तक देखा जा सकता है। यह सभ्यता का एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत की आत्मछवि को मजबूती से स्थापित किया है। ये इस तरह के अवशेष भारत भर में बिखरे हुए हैं। ये सब हमें भारत की परंपरा से फिर से जोड़ती है। हेलियोडोरस का स्तंभ एक प्रमाण के रूप में आज भी भारत की आत्मछवि को दिखाता है। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।